तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिस्ट्री का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी के बारे में मैं आप सभी को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ आप लोगों के पास हिस्ट्री का ये वाला बुक जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट, जिसे हम लोग इतिहास की दुनिया कहते हैं या फिर इसी को आप लोग हिस्ट्री या फिर इतिहास कहते हैं। ठीक है, मैं इसके जितने भी अध्याय हैं स्टूडेंट जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री के जितने भी अध्याय हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं और अंतिम है हम लोगों का प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये सभी के सभी, ठीक है स्टूडेंट, ये सभी के सभी जितने भी अध्याय है ना, टोटल 8 अध्याय, 8 अध्याय के ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव, ये बुक वाला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न को मैं हल करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है ना, मैं उसे टाइप करके आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि आपको पूरा वीडियो क्लियर दिखाई पड़े। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प? 4 विकल्प, जिसे हम लोग ऑप्शन कहते हैं। विकल्प को हम लोग ऑप्शन कहते हैं। जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे, यानी कि जो आपको सबसे ज़्यादा सटीक लगे, सही लगे, ठीक है, उसी में आपको क्या करना है, चिन्हित करना है, टिक लगाना है। तो आइए देखिए यहाँ पर एक एक करके। पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कि इटली और जर्मनी जो 2 अलग अलग देश है, ठीक है स्टूडेंट, ये अभी यानी कि वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के। ये 4 विकल्प आप लोगों को एग्जाम में दिया रहेगा, आपको यूरोप में मारना है। ठीक है, और ये सभी सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी स्टूडेंट? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये सभी के सभी किताब वाला प्रश्न है। ठीक है, साथ ही साथ इनके और कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो कि मैं आप लोगों को एग्जाम टाइम में बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग चैनल को यहाँ पर देख लीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब ना मान लीजिए एग्जाम टाइम में आपको वीडियो मेरा वाला मिल जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है हम लोगों का, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन था बताइए? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फिर प्रूसिया था? तो स्टूडेंट ऑस्ट्रिया था। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत के पद पर या फिर गृह मंत्री? गृह मंत्री के पद पर कहाँ से कर लेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा उसको प्रधानमंत्री के पद पर किया था स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप लोग स्टोरी नहीं पढ़े इसका, ठीक है, इसके बारे में अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को देख लेते हैं और फिर पढ़ते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा तरीका से यूरोप में राष्ट्रवाद समझ में आएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है स्टूडेंट कि गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? तो नाव चलाता था, अर्थात वो एक नाविक था। एक स्टूडेंट किसान में मार के आया था, सोचिए वो कैसा गधा होगा। ठीक है, तो नाविक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, किसी से भी आप पूछिए कि गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, तो नाविक था। आपके आसपास में जो भी, यानी कि वो कभी ना कभी 10 क्लास का एग्जाम दिए होंगे, आप उनसे भी पूछेगा ना कि गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, और 4 ऑप्शन दीजिएगा तो नाविक जरूर बताएगा। ये प्रश्न इतना वायरल है, सोच लीजिए। 7 नंबर का प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण
किसने किया था? पूछ रहा है कि जर्मनी का जो राइन राज्य है इसका निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क या फिर नेपोलियन 3, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट मेरे बाबू। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट हम लोगों का ये सभी किताब में आप मिलाइए, मिल जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन में पलटिए और देखिए, ये अगर नहीं फंसा होगा ये तो आप मुझसे कहिएगा कि सर ये वाला नहीं फंसा है, ठीक है। ये सब प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप इसको रट्टा मारिए चाहे कैसे भी कीजिए, इसको पूरा याद करके रखिएगा, ठीक है। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी? तो व्यापारियों की, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? आप किए थे? चलिए देखिए, यहाँ आप नहीं करने वाले हैं। मेजनी किया था, हिटलर ने किया था, बिस्मार्क था या फिर विलियम एक? किसने? तो विलियम बिस्मार्क। कौन स्टूडेंट? बिस्मार्क, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। डायरेक्ट मायने में इसको घुसा लीजिए, ठीक है। देखिए 10 नंबर का प्रश्न क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ईस्वी वाला है। ईस्वी वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईस्वी वाला बोले तो डेट वाला प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और डेट वाले प्रश्न में कई स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो तैयारी तो उस लेवल से करते नहीं है तो गड़बड़ा जाएंगे ना, इसलिए आप लोग इसको समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? स्टूडेंट, जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का? तो यूनान का। मैं सभी प्रश्न यानी कि जितने भी प्रश्न का राइट आंसर होगा मैं उसे हरा कलर में कलरफुल कर दिया हूँ, ताकि जब आप लोग इसे कॉपी में उतारिएगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल, क्या है? एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? याद रखिएगा, तो तुर्की के साथ हुआ था। 1829 ईस्वी में जो संधि हुई थी, या ऐसे भी पूछ लेगा कि 1829 ईस्वी में जो संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की देश के साथ हुई थी, ठीक है। और उस संधि का नाम क्या था? एड्रियानोपोल, एड्रियानोपोल, ठीक है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है हम लोगों का रिक्त स्थान को भरने वाला है। अगर मैं आप लोगों को इसमें समझाऊं तो यहाँ देखिएगा आप लोग, जैसे कि ये बुक है ना हम लोगों का, देखिए मैं निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान को भरने वाला है। यहाँ देखिए है ना, ये रिक्त स्थान, ये खाली स्थान को भरने वाला, यही वाला प्रश्न मैं भी आप लोगों को कराऊंगा। देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट, निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान को भरना है, और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है मैं ऑलरेडी भर रखा हूँ। यानी कि आप ऐसे समझिए, यहाँ जहाँ जहाँ ये डैश 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 का जो चिन्ह है वहाँ पर मैं आंसर को पहले पुट कर दिया हूँ, ताकि हमको बाद में ना करना पड़े और ये देखने में खराब ना लगे, ठीक है। ये सुंदर लगे देखने में, इसलिए मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पर देखिए भर दिए हैं। ये सब स्थान में भरा हुआ है जहाँ जहाँ रेड डॉट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझिए, देखिए जहाँ जहाँ रेड डॉट है ना वहाँ पर भरा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर है डैश 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 के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो सेडान के युद्ध में, किसका यहाँ क्या भरेगा? सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ था। समझ में आया ना? बिल्कुल आएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, समझिए, यहाँ पर पूरा समझ में आएगा। सेडोवा का युद्ध डैश डैश और डैश डैश के बीच हुआ था। यानी कि सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। समझ में आया? हाँ, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, जिसमें एक ऑप्शन होगा ऑस्ट्रिया और प्रसा, ठीक है। तो आपको उसी में टिक करना है। 3 नंबर का प्रश्न है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश डैश युग का भी अंत कर दिया। यानी कि पुरातन युग का अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया? पुरातन युग का। 4 नंबर का है स्टूडेंट हम लोगों का कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश डैश रहते थे,
जो इटली के डैश डैश से बचा रहा, यानी कि वहाँ कौन रहते थे, तो पोप रहते थे। और किससे बचा रहा, तो संघर्ष से बचा रहा। ठीक है, इस तरह से आपको भर के याद कर लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा के भी पूछ सकता है। 5 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश डैश को वहां का राजा घोषित कर दिया गया, यानी कि पोप को, किसको, पोप को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। 6 नंबर का होगा, हंगरी की राजधानी डैश डैश है। डैश डैश है मतलब बुडापेस्ट है। यहाँ पर खाली स्थान होता यानी कि डैश डैश होता। मैं यहाँ ऑलरेडी आंसर भर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कुछ मिलान करने वाला, आप इसे समझिए और ध्यान से समझिए। इसको मिलान करना है, क्या करना है, मिलान। समूह अ को समूह ब के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसे मिलान करते हैं। सबसे पहला है कि मेजनी, तो मेजनी किस में मिलेगा, तो मेजनी इटली में मिलेगा स्टूडेंट, मेजनी इटली में। इस तरह से समझ में आया, आप लोग मिला लिए, बिल्कुल मिला लीजिए। दूसरा है हिंगेल, हिंगेल किस में जाएगा स्टूडेंट, तो हिंगेल दार्शनिक थे इसलिए दार्शनिक में जाएगा, यहाँ देखिए। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग 3 नंबर में देखते हैं, बिस्मार्क। बिस्मार्क किस में जाएगा, देखिए ये जो है ना 4 किस में जाएगा, जर्मनी के चांसलर में जाएगा ये। इस तरह से अब ये एक बचेगा, तो विक्टर एमेनुएल राजनीतिज्ञ। समझ में आया, इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। अब आइए हम लोग फिर इसी तरह है मिलान करने वाला एक और देख लेते हैं। वहां पर देखिए एक और है हम लोगों के बीच, वियना सम्मेलन। ये किस में जाएगा बोलिए, वियना सम्मेलन। ठीक है स्टूडेंट, ये जो देख रहे हैं इसको भी इसके साथ मैच करना है, तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन आएगा 1815। इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। और मिलान ही नहीं, याद कर लेना है कि पूछ देगा वियना सम्मेलन कब हुआ, क्या कहिएगा, 1880, 1815। ठीक है, इसीलिए याद करना होगा। मेटरनिक का पतन, ठीक है, मेटरनिक युग का पतन कब हुआ, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बोलिए, 1848 स्टूडेंट। इस तरह से समझ में आया, 1848 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 3 नंबर का है कि इटली का एकीकरण 1871। इस तरह से आपको मैच करना है, 1871। अब एक बचा, तो आप लोग खुद होशियार हैं। ठीक है, शेडन यूज कब हुआ था, तो 1870। समझ में आ गया, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देखते हैं। फिर देखिए हम लोगों के बीच है ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, इसको समझिए और टिक लगाने का प्रयास कीजिए। बताइए कोसूत किसके साथ मैच होगा, बोलिए कोसूत कौन था, तो आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि वो राष्ट्रवादी नेता थे, तो ये इसमें जाएगा। ठीक है, ये कौन थे, कोसूत कौन थे, तो याद रखिएगा हंगरियन का राष्ट्रवादी नेता था। फिर है हम लोग का एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था, बोलिए तो एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा 1829 ईस्वी में स्टूडेंट। कब, 1829 में। इस तरह से आपको मैच करना है। फिर 3 नंबर में यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की स्वतंत्रता 1832 में जाएगा। इस तरह से आपको डेट याद रखना है कि यूनान की स्वतंत्रता कब हुई, 1832 में। अब पोलैंड में आंदोलन, बोलिए तो पोलैंड में आंदोलन हुआ था मेरा 1863 ईस्वी में। आप लोग समझ गए। आइए अब हम लोग इनके सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ये सभी के सभी प्रश्न को मैं अभी आप लोगों के बीच कराने वाला हूँ। अगर आप ये प्रश्न तैयारी कर लेते हैं तो फिक्स कर लीजिए कि एक ना एक एग्जाम में फंसेगा। मैं बोल दिया फंसेगा, बस फंसेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ स्टूडेंट, क्योंकि इससे पहले ये वाले जो भी है मैंने करा रखा। अब आइए ये करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है कि 20 शब्दों में उत्तर दीजिए, जिसमें कि आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो राष्ट्रवाद क्या है, प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि राष्ट्रवाद एक खिलौना है, जी नहीं। राष्ट्रवाद क्या है, इस तरह से प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब देना होगा कि सर देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आया। अभी आपको ऐसा एक चीज़ बताएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। राष्ट्रवाद किसको कहेंगे, तो देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। आपको जो देश के प्रति, हमारा इस इंडिया के प्रति जो भावना है ना जी, वही हम लोग का राष्ट्रवाद कहलाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, देश के प्रति मर मिटने की भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि अगर हम अभी आपको कहें कि बॉर्डर पर खड़ा कर देंगे, आपको AK-47 दे देंगे, कहेंगे पाकिस्तानी जो है उड़ा देना है, तो आप उड़ाइएगा कि नहीं उड़ाइएगा, उड़ा दीजिएगा आतंकवादी को ना। तो आपको, आपके अंदर क्या है,
कि मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो भावना आपके अंदर है ना, यही भावना राष्ट्रवाद है। समझ में आया? आखिर कोई क्रिकेटर खेलता है, कोई क्रिकेटर जब मैच को खेलता है, समझिएगा ध्यान से, डायरेक्ट माइंड में नहीं घुसा दिया तो मेरा भी नाम विजय सर नहीं, ठीक है। आप कभी ना कभी सुने होंगे कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होता है स्टूडेंट, और आपको मैच से कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी अगर इंडिया हार जाए तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? आपको दुख होता है कि हट हार गया हिंदुस्तान, आपको दुख होता है कि नहीं होता है? तो ये जो दुख आपको हुआ, और आपको जो ये दुख हुआ ना स्टूडेंट, यही तो राष्ट्रवाद है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति आपकी भावना है ना। अभी हम कहें कि आपको अगर हम बोले कि कोई इंडियन को खूब मार रहा है, तो क्या आप चुप रहिएगा? आपके अंदर भी जुनून जाएगा कि इंडियन है, इसको मत मारो, जगेगा ना। मान लीजिए पाकिस्तान में कोई इंडियन को मार रहा है, तो आपसे रहा जाएगा? नहीं रहा जाएगा ना, आप रोक नहीं पाइएगा खुद को ना, आप भी मारने लगेगा। तो आपके अंदर जो ये भावना है, यही तो राष्ट्रवाद है। समझ में आया? यानी कि राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखते हैं ना इंडियन आर्मी को, फौजी वगैरह को, नेवी लोग को, कैसे वो हम लोग का देश जो है इंडिया का रक्षा करने के लिए 24 घंटा तैनात रहते हैं। तो उसके अंदर जो एक भावना है ना अंदर में, वही भावना तो राष्ट्रवाद हुआ। समझ में आया ना राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? हाँ, अगर मेरा वाला का डिफिनेशन याद रखिएगा, तो देश के प्रति मर मिटने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और किताबी रटिएगा तो यहाँ देखिए, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। बात तो वही पड़ा, आपको प्रेम है देश के प्रति ना, और जिससे आपका प्रेम होगा, प्रेम की भावना होगा, उस पर कोई आंच लगाएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कोई आंच डालेगा तो बर्दाश्त होगा नहीं होगा। तो वही चीज़ है, देश के प्रति प्रेम की भावना, मर मिटने की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, या राष्ट्रवाद एक भावना है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। यानी कि ये जो राष्ट्रवाद है ना, सबको एक करती है स्टूडेंट। ठीक है, एकता का क्या है? वाहक है। समझ में आ गया राष्ट्रवाद क्या है? आपको इस तरह से एग्जाम में लिखना है, 2 में 2 नंबर फिक्स तौर पर मिलेगा। आइए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, मेजनी कौन था? मेजनी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मेजनी कौन था? तो याद रखिएगा, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। कौन था मेजनी? समझ में आया? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिकविद, विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ठीक है स्टूडेंट, मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। क्या था? गुप्त दल का क्या था? वो सदस्य था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। इस तरह से लिखिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, मेजनी कौन था जान गए? वो एक साहित्यकार भी था, ठीक है, और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। साथ ही साथ वो एक योग्य सेनापति भी था स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ दिया गया है ना, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। समझ में आ गया? देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या है, समझिएगा इसको ध्यान से। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यानी कि जर्मनी को एक करने में क्या क्या बाधा हुआ? ठीक है, जर्मनी को एक करने में क्या क्या बाधा हुआ था स्टूडेंट? यानी कि जर्मनी ना कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, यानी कि वो अलग था, उसको एक करने में क्या क्या बाधा हुआ याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए समझिए कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी को एक करने में निम्नलिखित बाधा आया था। पहला बाधा क्या आया था कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जो जर्मनी था ना, वो छोटा छोटा और बड़ा बड़ा भी 300, 1 2 4 नहीं, 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। तो आप ही सोचिए जी कि आप मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, या कोई देश, वो 300 या 400 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है, और सबको एक करने का प्रयास करेंगे तो एक होगा? एक कैसे होगा? एक हो ही नहीं पाएगा, बहुत परेशानी होगा, क्योंकि 300 राज्यों में रहने वाले लोगों को जा के समझाना होगा, सबका मत को एक करना होगा, तब ना एक हो पाएगा। अभी हम लोग के परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं, तो इसका जो है कि सबका दिमाग मिल नहीं पाता है और हम लोग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो कहाँ से मिलेगा? सोच के देखिए आप लोग।
घर में भाई बहन में लड़ाई हो जाता है तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं जल्दी। तो ये तो देश है, और वो देश में कितने सारे लोग रहते हैं, सब अलग अलग, वो भी 300 छोटे छोटे राज्यों में। तो सबको एक करना एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात है ना। आप लोग के पास ही 10 दोस्त है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए 10 गो दोस्त है, और 10 दोस्त का विचार एक कीजिए ना, आपका जो है कि पसीना छूट जाएगा। आप एक नहीं कर पाइएगा। वो कुछ कहेगा, आपका छोटा दोस्त कुछ कहेगा, बड़ा दोस्त कुछ कहेगा, वो ये कहेगा, वो कहेगा, यानी कि सबका मत मिलाने में बहुत परेशानी होगा। तो यहाँ तो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, इसीलिए उसको एकीकरण करने में बहुत परेशानी हुआ। ठीक है, फिर दूसरा याद रखिएगा कि उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी में कैथोलिक बहुल्य क्षेत्र था, इसलिए भी परेशानी हुआ। फिर है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जो जर्मनी था, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी कि कोई भी राष्ट्रवाद का भावना किसी के अंदर, यानी कि किसी के अंदर राष्ट्रवाद का भावना था ही न, देश के प्रति प्रेम की भावना किसी के अंदर था ही न। यही सब रीजन है जर्मनी के एकीकरण में बाधा। ठीक है, यानी कि वो बड़े बड़े राज्यों में विभक्त था, किसी के अंदर क्या नहीं था, देश भावना नहीं था। जर्मनी में एक जो है कि प्रोटेस्ट, दूसरा कैथोलिक बहुल्य क्षेत्र था। यही सब चीज़ें जो है कि स्टूडेंट बाधाएं था। नेक्स्ट हम लोग का समझिए ध्यान से कि मेटरनिक युग क्या था। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं स्टूडेंट कि मेटरनिक युग क्या था। तो याद रखिएगा, मेटरनिक कौन स्टूडेंट, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। पूछेगा कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1851 से 1848 तक यूरोप की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। समझ में आ गया। इसी के काल के जो है स्टूडेंट, इसके समय को, जिस समय में वो क्या किए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, उसी समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। आप क्या कीजिए स्टूडेंट, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, जब मैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट पार्ट 2 लाऊंगा तो मैं उसमें ये सब प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देखिए 5 प्रश्न यहाँ पर है जो कि लघु उत्तरीय है, और फिर यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यानी कि अगले पार्ट 2 में, ठीक है, यानी मैं जब पार्ट 2 लाऊंगा तो पार्ट 2 में मैं सभी के सभी प्रश्न का जवाब दे दूंगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक प्रश्न प्रिंट भी हो चुका है, ठीक है, और ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ना मान लीजिए इसका पार्ट 2 मिलेगा। और पार्ट 2 मिलेगा तो आपका एक अध्याय का जितना भी प्रश्न उत्तर है सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है सपोर्ट, तो एक बार सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, और एक के बाद एक पूरा हिस्ट्री को पढ़ना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।